साय का बसेरा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अंधियारा के बाहरी इलाके में एक विशाल और जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में ठाकुर गजराज सिंह की आत्मा भटकती है, जिनकी 100 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। आर्यन, जो पेशे से एक लेखक था और डरावनी कहानियों की तलाश में रहता था, उसने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में बिताएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के करीब 11 बजे, जब सन्नाटा गहरा गया था, आर्यन हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसा। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। हवेली के कोनों में मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परतें जमी थीं। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते समय लकड़ी के चरचराने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, उसे किसी के चलने की पदचाप सुनाई दी। टप टप टप। वह रुक गया, लेकिन पदचाप जारी रही। उसने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक कमरे से एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन चलने की आवाज आई। उसमें एक धुंधला और डरावना संगीत बज रहा था। आर्यन ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, संगीत बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। आर्यन के पसीने छूटने लगे। वह वापस भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग दिखी। वह ठाकुर गजराज सिंह की तस्वीर थी। अचानक तस्वीर की आंखों से खून टपकने लगा और ठाकुर का चेहरा भयानक रूप में बदलने लगा। तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, तो एक लंबा काला साया छत से लटका हुआ था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उस साये ने अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर आर्यन का कैमरा और उसकी डायरी पड़ी थी, लेकिन आर्यन का कहीं कोई सुराग नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब मैं भी इस हवेली का हिस्सा हूं। आज भी अमावस्या की रात को उस हवेली से किसी के रोने और टाइपराइटर चलने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो आर्यन है, जो अपनी अधूरी कहानी पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ जिज्ञासाएं जानलेवा हो सकती है। आर्यन की कहानी का अंत तो हो गया था, लेकिन अंधियारा गांव के लिए दहशत का नया अध्याय शुरू हुआ। चलिए जानते हैं कि उस रात के बाद क्या हुआ। आर्यन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उसका छोटा भाई वरुण गांव पहुंचा। वो पुलिस और छानबीन से थक चुका था। उसे विश्वास नहीं था कि उसका भाई बस हवा हो गया। वो अपने साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर एग्जानियमोरी शास्त्री को लेकर आया था। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो नजारा बदल चुका था। हवेली के चारों ओर की सूखी घास अब काली पड़ चुकी थी और वहां के पेड़ अजीब तरह से मुड़ गए थे, जैसे वे किसी दर्द में हो। डॉक्टर शास्त्री ने अपने साथ एक ईएमएफ मीटर लिया था। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, मशीन की सुइयां बादलों की तरह घूमने लगी। रात के 2 बजे वरुण को अपने भाई की आवाज सुनाई दी, वरुण, यहां आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां आर्यन की डायरी मिली थी। वरुण भागते हुए ऊपर गया। डॉक्टर शास्त्री चिल्लाते रहे, रुको वरुण, यह एक जाल है। लेकिन वरुण पर जैसे किसी ने जादू कर दिया था। कमरे के अंदर वरुण ने देखा कि आर्यन मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था, लेकिन जैसे ही आर्यन मुड़ा, वरुण की चीख निकल गई। आर्यन का चेहरा सफेद था
आंखें गायब थी और उसके हाथों की उंगलियां नुकीली हड्डियों में बदल चुकी थी। शास्त्री कमरे में पहुंचे और उन्होंने पवित्र जल का छिड़काव किया। जैसे ही जल उस साए पर पड़ा, कमरा कांपने लगा, दीवारें फटने लगी और उन दरारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। ठाकुर गजराज सिंह की आत्मा केवल मारती नहीं थी, वह लोगों को दीवारों का हिस्सा बना लेती थी। आर्यन अब उस हवेली की आत्माओं का सेनापति बन चुका था। शास्त्री जी, भागिए, यह हवेली जिंदा है, वरुण चिल्लाया। हवेली की सीढ़ियां अब मांस और हड्डियों की तरह हिलने लगी थी। डॉक्टर शास्त्री ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी थी, जो ठाकुर की शक्ति का स्रोत थी। जैसे ही डॉक्टर शास्त्री ने उस तिजोरी को छुआ, पूरी हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। तिजोरी के अंदर ठाकुर का असली नरकंकाल और एक काला जादू का ग्रंथ रखा था। क्या वरुण और डॉक्टर शास्त्री अभी भी बच पाएंगे? शास्त्री बच पाए? धमाके के साथ हवेली का एक हिस्सा गिर गया। सुबह जब धूल छंटी तो गांव वालों ने देखा कि वरुण बेहोश हालत में हवेली के बाहर पड़ा था, लेकिन डॉक शास्त्री और वह पुरानी तिजोरी गायब थे। वरुण तो बच गया, पर वह अब कभी बोल नहीं पाता। वह बस कागज पर अजीबोगरीब आकृतियां बनाता रहता है, जो बिल्कुल उस हवेली के नक्शे जैसी दिखती है। वरुण, जो अब गूंगा हो चुका था, हर दिन एक ही चीज करता था, कागज पर उस हवेली की अजीबोगरीब आकृतियां बनाना। ये केवल नक्शे नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ गुप्त संदेश छिपे थे, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। वरुण की बनाई हुई हर आकृति उस हवेली के किसी नए हिस्से या किसी रहस्यमयी चीज को दर्शाती थी। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन वरुण की आंखों में एक गहरी पीड़ा और एक अनकही सच्चाई छिपी थी। एक दिन एक युवा आर्किटेक्चरल इतिहासकार सारा गांव में आई। वह पुरानी इमारतों और उनके इतिहास पर शोध कर रही थी। जब उसे वरुण और उसकी कलाकृतियों के बारे में पता चला, तो उसकी दिलचस्पी जाग उठी। सारा ने वरुण द्वारा बनाए गए नक्शों का अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि ये केवल नक्शे नहीं थे, बल्कि वे हवेली के अंदर छिपे हुए गुप्त रास्तों और कमरों को भी दर्शा रहे थे। जानकारी किसी को नहीं थी। सारा ने वरुण को अपने साथ लिया और फिर से उस भयानक हवेली की ओर चल पड़ी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन सारा वैज्ञानिक तर्क में विश्वास रखती थी। वो मानती थी कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब वे हवेली पहुंचे, तो वरुण अजीब तरह से बेचैन हो गया। उसने सारा का हाथ पकड़कर एक दीवार की ओर इशारा किया, जो वरुण के एक नक्शे में एक गुप्त दरवाजे को दिखा रही थी। सारा ने उस दीवार को ध्यान से देखा और उसे एक हल्का सा दरार महसूस हुई। उसने जोर लगाकर दीवार को धकेला और चरचराहट की आवाज के साथ एक गुप्त मार्ग खुल गया। अंदर एक संकरी सुरंग थी, जो धूल और मकड़ियों के जालों से भरी थी। वरुण ने डरते डरते उस सुरंग में प्रवेश किया, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, उन्हें एक बड़ा हवादार कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच डॉक्टर शास्त्री का पुराना ब्रीफकेस पड़ा था। ब्रीफकेस के पास जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी बड़े पंजे के। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और एक ठंडी अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला किया। वरुण डर के मारे कांपने लगा और उसने सारा को खींचकर बाहर निकलने की कोशिश की। सारा ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अनगिनत हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया हो। तभी एक भयानक गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुम यहां से कभी नहीं बच पाओगे, जैसे तुम्हारे पूर्वज नहीं बच पाए।
अदृश्य शक्ति ने सारा को अपनी ओर खींचा। वरुण ने हिम्मत करके सारा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन शक्ति इतनी तीव्र थी कि सारा का हाथ छूटने लगा। क्या सारा और वरुण इस अदृश्य शिकारी के चंगुल से बच पाए, या वे भी हवेली की दीवारों का हिस्सा बन गए? सारा को उस अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया था, लेकिन तभी वरुण ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का लॉकेट निकाला, वही लॉकेट जो उसे आर्यन के सामान में मिला था। जैसे ही वरुण ने उस लॉकेट को जोर से जमीन पर पटका, वह टूट गया और उसके अंदर से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। वह साया चीखते हुए पीछे हटा और सारा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हवेली की दीवारों से अब खून नहीं बल्कि काली राख निकलने लगी थी। शास्त्री का ब्रीफकेस अपने आप खुला और उसमें से एक प्राचीन मंत्र लिखी हुई पर्ची हवा में उड़ने लगी। जैसे ही रोशनी फैली, उन दीवारों में फंसे हुए सैकड़ों हाथ अब ठाकुर गजराज सिंह की छाया की ओर बढ़ने लगे। वे रूहें जिन्हें ठाकुर ने सालों से कैद कर रखा था, अब आजाद होना चाहती थीं। उन्होंने ठाकुर के साए को जकड़ लिया और उसे हवेली के पातालन नुमा तहखाने की ओर खींचने लगी। वरुण ने सारा का हाथ पकड़ा और वे पागलों की तरह उस गुप्त मार्ग से बाहर की ओर भागे। उनके पीछे हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। हर गिरती हुई ईंट के साथ एक आत्मा की मुक्ति की चीख सुनाई दे रही थी। जब सूरज की पहली किरण अंधियारा गांव पर पड़ी, तो वह विशाल हवेली अब केवल मलबे का ढेर थी। सारा और वरुण धूल से सने हुए गांव की सीमा पर खड़े थे। अचानक वरुण के गले से एक दबी हुई आवाज निकली, आर्यन। उसकी आवाज वापस आ गई थी। उसने दूर मलबे के पास एक धुंधली आकृति देखी। वो आर्यन था, जो अब शांत दिख रहा था। उसने वरुण की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गया। गांव वालों ने उस मलबे को कभी नहीं छुआ। आज भी वहां कोई परिंदा नहीं बैठता। वरुण और सारा शहर वापस लौट गए, लेकिन वरुण ने अब नक्शे बनाना छोड़ दिया था। बस कभी कभी जब तेज बारिश होती है, वरुण को अपने कमरे की दीवार पर एक धुंधला हाथ का निशान दिखता है, जो उसे याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अगली रात का इंतजार करती है।